अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब को भी आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, क्योंकि आजकल सारी गुफ्तगू और सियासत मईशत पर ही हो रही है। कुछ डॉलर की उड़ान पर बात हो रही है। आज तो असद उमर साहब ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा मुल्की और गैर मुल्की असासों पर दोबारा टैक्स बजट से पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम ले आएंगे। इसी तरह रुपए की कदर में कमी, बिजली की कीमत में इजाफा, ज़रूरियात ज़िंदगी की महंगाई, 9.4% पे इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स में इजाफा ना होना, साथ साथ टैक्स महसूलात में कमी, हर चीज़ बजट के आने के साथ साथ मईशत के गिर्द घूम रही है। मईशत का पहिया चल नहीं रहा, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमने डॉक्टर इकरामुल हक साहब को मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। कुछ आज हम बात करेंगे शाह महमूद और जहांगीर तरीन के तनाज़े पर, जो आज दोबारा कैबिनेट के बाद वर्शन आया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दुरानी साहब से कुछ अंदर की खबर उस पर जानेंगे। साथ साथ कि इस हुकूमत ने अभी तक करप्शन पर कोई रेफरेंस नहीं लाई, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम दुरानी साहब। डॉक्टर साहब तो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ तो आज हम प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन आप तो लूटा हुआ माल वापस लाने की भी बात करते हैं मेरे साथ हर प्रोग्राम में, प्लंडर्स की भी बात करते हैं। आपका टेक लेना चाहूँगा नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को, आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब तो उससे ज़रा इकनॉमिक एंगल से लेंगे और आप एक सियासतदान के तौर पे उसे पॉलिटिकल एंगल से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डॉक्टर साहब का और मेरा जो है ना, हमारी दर्द की कहानी एक ही है, क्योंकि हम पाकिस्तान का लूटा माल लाने वाले मुजरिम दोनों डॉक्टर साहब की रहनुमाई में ही मैं अदालतों में और बाकी जगहों पे फिरता रहा हूँ। जस्टिस अला नवाज साहब की भी इसमें रहनुमाई रही। तो हमें तो ये महसूस हुआ है कि जब भी पब्लिक की तरफ से दबाव पड़ता है कि जनाब पाकिस्तान के स्टोलन एसेट्स रिकवर किए जाएं, या बैनुल-अक़वामी प्रेशर आता है कि स्टोलन एसेट्स जो हैं वो लाए जाएं। कल ही हम बात कर रहे थे कि अभी 26 मुल्कों से सिर्फ 1,52,000 से ज़्यादा लोगों के नाम आए हैं जिनके बाहर अकाउंट्स जो हैं $1 मिलियन से ज़्यादा के जो है अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। और अभी जो है 115 ममालिक और हैं जिनसे आने हैं। तो इसका मतलब ये था कि पैसे वाले जो हैं वो मुश्किल में आने वाले थे। वो लोग जिन्होंने अपना माल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स या पाकिस्तान के अहम लोग जिन्होंने मुल्क से बाहर रखा हुआ था, उनके लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो रही थी हमारी वजह से नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट्स की वजह से। तो उसके नतीजे में कल भी बताया था, आज दोबारा कर दें कि जो ऑफिसर इन चीज़ों को फॉलो अप कर रहे थे उनको भी खुडे लाइन लगा दिया गया, बल्कि उनको घर बिठा दिया गया। और उसके साथ ही जो है उन अजीम शाहीनों को जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के अपना माल जो है वो बाहर डंप किया हुआ था, उनको आसानियां देने के लिए जो है एमनेस्टी स्कीम जो है वो आने से पहले अनाउंस हो गई है कि फिक्र न करना, गम न करना, दुख न करना। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए वो शाहीन आ रहे हैं कि जो तुम्हारे मुझे माल तो फिर आपकी गुफ्तगू से लगा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना हुई, एनआरओ हो गया। नहीं, एनआरओ तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये हर दौर में लुटेरों को मैसर रही है। पर कहते हैं लुटेरों ने इससे फायदा भी नहीं उठाया, लुटेरे इससे अट्रैक्ट नहीं होते। वो कितना फायदा उठाया वो तो डॉक्टर साहब का बताएंगे, वो बताएंगे। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि पिछली हुकूमत में कमोबेश 4 दफा डॉक्टर साहब स्कीमें आई, एमनेस्टी की स्कीमें पिछली हुकूमत ने दी। और आखिरी स्कीम तो जाते जाते हम अदालत में केस लड़ रहे थे स्टोलन एसेट रिकवरी का, और स्टोलन एसेट रिकवरी के कोई इनिशिएटिव में से एक एमनेस्टी निकल आई, और वो एमनेस्टी निकल आई जिसमें से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वक्त ज़रूर निकल गया। ठीक है ना जी। तो अब जो है अब दोबारा वो आ गई है कि चूंकि अब वो दिसंबर से नया इंटरनेशनल इनिशिएटिव शुरू हो गया था, जिसके तहत जो है बैनुल बाहर रखे हुए असासे जो थे वो पता लग रहे थे। तो अब फिर एमनेस्टी आ गई है। डॉक्टर साहब इकनॉमिक एंगल बताएं। कहते हैं कोई मईशत का पहिया जल जाएगा, कोई लोगों का पैसा बाहर आएगा, रुकी हुई मईशत को चलाने के लिए, छुपे हुए पैसे को बाहर लाने के लिए ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है ना ताज़ा खून और ताज़ा झोंके का काम करती है।
इसकी एक और बड़ी वजह भी जो सामने आई है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत ज़िक्र सुना होगा कि जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट था वो 2017 से बिल्कुल ही पड़ा हुआ था और उसके रूल्स पास नहीं किए जा रहे थे। और जैसे ही बैंकों से रूल्स पास हो जाने के बाद मालूमात मांगी गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हिडन दौलत जो है वो बेनामी पड़ी हुई है और बेनामी अकाउंटों का आपको पता भी है कि पिछले दिनों बड़ा जिक्र भी रहा और ये इतनी बड़ी तादाद में है कि फौरी तौर पर जो ये तबकात थे जिन्होंने बेनामी काम किया हुआ था उन्होंने कहा कि इस कानून के आने से पहले पहले आप हमें एक तो ये अश्योरेंस दें कि हमें फिर एक दफ़ा वाइट करने का मौका दें और दूसरा इस स्कीम में एक और इजाफ़ा फरमा दें कि जो इसमें कर लेगा फिर उसके वो बेनामी वाला उस पर दाग नहीं आएगा। तो हुकूमत को ये इशारे दिए गए हैं बिज़नेसमैनों की तरफ से और बहुत से कि जी बहुत सी ख़राबियाँ ख़ुद पिछली हुकूमतों ने पैदा की, हमें फ्री हैंड दिया, उसके ऊपर अमल करते हुए लोगों ने बेनामी काम भी किया, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने एसेट्स बाहर भी भेजे। प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 ने जो गुल खिलाए हैं हम सबको पता ही है। अब ये करेक्शन का जो मुतालबा है कि जी आप अगर इतनी सख्ती करेंगे फ़ौरी तौर पर, क्योंकि ख़ास तौर पे बेनामी का जो कानून है वो बहुत सख्त है कि अगर आपने किसी के नाम पर भी असासा रखा होगा, भले आपकी वाइट मनी भी हो, तो वो प्रोहिबिशन में आ जाएगा और वो कन्फिस्केशन की तरफ जाएगा और उसके साथ साथ आपको सज़ा भी होगी। तो ये चूँकि क्रिमिनल लॉ है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो उसके ऊपर टैक्स देने के बाद बच जाते हैं और जुर्माना दे देते हैं, फाइन हो जाता है। मगर ये ऐसा कानून है जो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है। तो जहाँ पॉलिटिकल लोगों के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो थ्रू नैब लॉ होता है, इसलिए वो एमनेस्टी नहीं ले सकते। तो बिजनेसमैनों ने भी बहुत इसमें अपने हाथ रंगे थे, अपने मुलाजमों के नाम पे काम कर रहे थे, अपने और जो बेनाम के नाम से काम कर रहे थे। तो अब ये एमनेस्टी जो है हुकूमत का ख्याल है कि इसके ज़रिए बहुत बड़ा पैसा जो है वो लोग वाइट करेंगे और उनको उम्मीद है कि उससे फिस्कल डेफिसिट में काफ़ी कमी होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता इस्माइल साहब। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने अपने दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने 4 एमनेस्टी स्कीम्स दी थी। आज असद उमर साहब ने एक नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा मुल्की और गैर मुल्की असासों पर हम बजट से पहले एक एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। तो आपकी 4 स्कीमें कितनी कामयाब रही जो ये कामयाब हो जाएगी? सर, हमने जो लास्ट स्कीम दी थी एमनेस्टी की अप्रैल 2018 में, उसमें 120 अरब रुपए जमा हुए थे हुकूमत पाकिस्तान को और $250 मिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आए थे। तो वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्कीम थी और उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कुछ लम्हा लिया थे इसको अप्रूव करने में। जब उन्होंने अप्रूव कर दी तो उसके बाद कुछ वक्त कम रह गया था, लेकिन बहरहाल फिर भी ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्कीम। आप जानते हैं कि असद उमर साहब और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। इमरान खान साहब ने ये भी फरमाया था कि जो एमनेस्टी में स्कीम में हिस्सा लेगा हम उसको पकड़ेंगे। तो इसकी वजह से शायद उसकी कामयाबी में कम हुई और ये तो बहुत PTI वाले तो एमनेस्टी के बहुत खिलाफ थे, लेकिन बहरहाल वक्त की बात होती है। दूसरा ये डॉक्टर साहब जो ये स्कीम मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएंगे जो मौजूदा स्कीम आई है ये आपको कामयाब होती नजर आ रही है? सर, एज अ पाकिस्तानी शहरी तो मैं चाहूंगा कि हर स्कीम पाकिस्तानी हुकूमत जो निकाले वो कामयाब हो और ये कुछ पैसे जमा कर लें। लेकिन क्योंकि इस स्कीम का खत खाल मुझे नहीं पता है तो मुझे इसके बारे में कुछ कहना जो है वो कब्ल वक्त होगा। अच्छा, लेकिन एक और मिफ्ता इस्माइल साहब, वो हुकूमत ये कहती है कि जब आप हुकूमत छोड़ के गए हैं तो आपने अपने बजट में ये कहा कि आगे $22 बिलियन की ज़रूरत होगी डेट सर्विसिंग के लिए और सारे करंट अकाउंट खसारे के लिए, सब के लिए। लेकिन आप ये नहीं बता के गए कि ये पैसे आएंगे कहाँ, लिहाजा ये हुकूमत उसी मुश्किल में है जो आप छोड़ कर गए हैं, जिसकी वजह से आज हम सब मुश्किल में हैं। जी, हमने सर गुजारिश है कि $12 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप था, 22 का नहीं था। तो एक तो ये बात क्लियर करना है और ये हर बजट में होता है कि आप फाइनेंसिंग गैप रखते हैं, उसके बाद जब साल शुरू होता है तो उसका आप
सद्देबाप करते हैं और बेसिकली आप बोरो करते हैं या एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस हुकूमत ने 40% तक 35% डिवैल्यू कर दिया है और उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो 1.8% बढ़ी है। उसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह देता हूँ आम जबान में, ताकि हमारे भाई जो सुन रहे हैं वो समझ सकें कि एक दुकानदार अपनी कीमत जो है वो 40% कम कर देता है और फिर भी अगर दुकान की सेल 1% बढ़ती है तो आप बोलेंगे सेलमैन को कि भाई तो सही काम नहीं कर रहा, कि हमने यहाँ पे अपने मसनूआत की कीमत 40% कम कर दी लेकिन जो प्राइस है आपने सेल सिर्फ 1% बढ़ाई है। तो ये एक हुकूमत के एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि इतनी प्राइसेस डॉलर डिवैल्यू करने के बाद और पाकिस्तानी कौम को गरीब करने के बाद और मकरूज करने के बाद अगर आपने फिर भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई तो ये एक बड़ा फेलियर है। और ये लम्हा फिक्रिया भी है कि हमको सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और साथ साथ पहली मरतबा ऐसा हुआ है 6 सालों बाद कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो मनफी बढ़ी है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कम प्रोडक्शन कर रही हैं। आपकी जो FPR है वो 450 अरब रुपए पीछे चलेगी इनके ही टारगेट से, जो PTI का टारगेट था। और आपको पता है कि हमारे बजट देने के बाद 2 मरतबा इन्होंने मिनी बजट दे दिए हैं, तो ये 2 मिनी बजट के बावजूद ये 450 अरब रुपए पीछे चलेंगे। तो PTI को ये ठीक है, आप हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करें, हमको सारी चीजों पे मुरीद इल्जाम ठहराएं, लेकिन जब आप 450 अरब रुपए अपने खुद के टारगेट से पीछे चलते हैं तो शायद आपको भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है। एक और बात आज असद उमर साहब ने कहा है कि मिसाक मईशत के लिए मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और मैं अब उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को दूंगा और मैं चाहता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी सारी पार्टीज़ के दरमियान हो जाए। आप समझते हैं पॉसिबल है? सर, पहली स्पीच जब मिनी बजट की थी असद उमर साहब ने तो शहबाज शरीफ ने उसी दिन कहा था, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग के सदर ने शहबाज शरीफ, कि हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। डार साहब 5 साल तक ये कहते रहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जिस दिन शहबाज शरीफ ने ये ऑफर करी तो असद उमर साहब जो नए नए वजीर बने थे, तो वो, मैं ये खुदा न खासा ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तकब्बुर से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी हुकूमत आई है, हम अपनी प्रायोरिटीज पे चलेंगे, हम मिसाक नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। तो बहरहाल वो उनकी सवाबदीद है, उनकी हुकूमत है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर वो चलें, देर आया दुरुस्त आया, अगर वो चाहते हैं कि मिसाके जमहूरियत पे, मिसाके मईशत पे बात करने के लिए तैयार हैं तो हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि पहला ड्राफ्ट उनका होना चाहिए। मेरे ख्याल से कमेटी बन जाए जिसमें असद उमर साहब भी हों, हमारे तरफ से भी जो कुछ मईशत को समझते हो हम लोग, वो भी बैठ जाएं और फिर हम मिलके एक ड्राफ्ट बना लें, तो दूसरी पार्टियां भी हों, पीपल्स पार्टी भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ बात। डॉक्टर साहब, आपने सुनी उनकी मिफ्ता साहब की बात। एक तो वो 22 बिलियन से बेसिकली मुझे जो बात समझ आई वो कहते हैं कि जी 450 अरब रुपए ये हुकूमत टैक्स कम इकट्ठा कर सकी है अपने टारगेट से, जो इसकी माशी बदहाली की बुनियादी वजह है। आप समझते हैं ये बात? दरअसल जो 2 हमारे बड़े मसले पैदा करके गई थी पिछली हुकूमत, उसमें उन्होंने 12 बिलियन तक का जिक्र तो वो किया जो सिर्फ़ और सिर्फ हमने आगे जाकर उसके जो डेट रिटायर करने थे और जो हमने उसका डेट सर्विसिंग करनी थी, मगर उन्होंने वो हिस्सा नहीं बताया जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, वो भी तो फिल करना था ना। तो ये बात तो IMF ने बहुत पहले बता दी थी कि दरअसल आप तो 22 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, आपकी नीड तो इससे भी ज़्यादा होगी। और ये रिपोर्ट जो थी उधरी में ही जो थी, इन्होंने तो इसका जिक्र अपने बजट में किया जो इन्होंने जाने से पहले मई में पूरे साल का पेश कर दिया, जबकि इनको तो पूरा ये भी नहीं करना चाहिए था और सिर्फ वो 3 महीने का बजट पेश करते और फिर जो नई हुकूमत आती। और PTI ने भी ये सख्त गलती की कि उनके ही बजट को एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ उसमें 2 फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट जो होते हैं जिसमें आप सिर्फ टैक्सों का रद्दोबदल करते हैं। असल चीज़ जो इकॉनमी को जिसने ले डूबी थी वो वही हरकतें थी जो कि डार साहब एक फ़िगर फजिंग के ज़रिए करते रहे और ये दिखाते रहे कि जी महसूलात जो हैं उसमें 15 से 20% की ग्रोथ है, जबकि सबको पता है कि वो ग्रोथ जो थी उसके अंदर 2 एलिमेंट बहुत वाज़े थे। एक तो उन्होंने 50% तक उस ज़माने में
जो था वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर टैक्स लगाया 40%, कभी 35%, जो हम उसको सस्ता करके लोगों को पास ऑन कर सकते थे फ़ायदा, जो इंडस्ट्री चला सकते थे। आप पूरा इनका दौर देख लें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को हिंडर किया और सारा जोर टैक्सों पे रखा। और टैक्स भी कैसे कलेक्ट किए कि आप रिफंड रोक लें, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी हैवी टैक्सेशन कर दें, और आप तीसरा काम ये करें कि जी आप लोगों को ये कहें कि जी देखें हम तो आप सारे जो है नॉन फाइलर्स हैं। ये तो वो तो ये करते रहे, तो ये भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस। पेट्रोलियम प्राइसेस तो इस हुकूमत की भी 100 रुपये पे पहुंच गई हैं। अगर उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो अब तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख लग रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक और मोहम्मद अली दुरानी साहब। बात हो रही है आज मईशत पे, महंगाई पे, डॉलर पे। मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल करूंगा सीधा सीधा। डॉक्टर साहब, ये जो डॉलर ने उड़ान पकड़ी है, रुपए की कदर में कमी हुई है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपको याद होगा कि बहुत अरसा तक उन्होंने जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स थे उसको मार्केट के अंदर फेंक कर बहुत ज़ाया किए, और उसका नतीजा क्या निकला कि अगर आप ग्रेजुअली एडजस्टमेंट करते तो आज एकदम से ये आपको सूरत हाल ना पेश आती। जब हमने देखा कि हुकूमत मिली तो इनको इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट मिला कि उसके ऊपर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बताइए, वो डॉलर तो छाप के नहीं आ सकते थे, मुल्की करेंसी तो आप छाप के फिर भी चले इन्फ्लेशन कर लेते हैं, मगर आप अपनी या लोकल बैंक से बोरो कर लेते हैं। अब डॉलर्स के लिए तो आपको बाहर कैफ जो है कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। अब इस हुकूमत को ठीक है, बहुत तनकीद का सामना है कि जी एकदम इतना डेप्रिशिएट कर दिया, मगर ये कोई नहीं देखता कि क्या वाकई ही जो 8-9 बिलियन डॉलर हमने महज अपने कौमी ख़जाने से सिर्फ इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए रखे, इसकी बजाय अगर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो देते, अगर हम अपनी रेमिटेंस की तरफ तवज्जो देते, अगर आपका मतलब पिछली हुकूमत जिम्मेदार है? नहीं, देखिए आपको लेकिन अगर वो पिछली हुकूमत दोबारा आ जाती जी तो आपका ख्याल है कि फिर भी ये हो जाता है? जी बिल्कुल होता। देखिए, आप हैरान होंगे कि पिछले साल 15.25 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान से सिर्फ बाहर गया। अगर आपकी 20 बिलियन की आई भी हो रेमिटेंस तो नेट तो 5 बचा, और आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट जो है वो अगर 28 बिलियन डॉलर का हो, बाहर आपने जो अपने कर्जे पे करने हैं वो भी सर पे आ रहे हों। उन्होंने सिर्फ चाल ये चली कि जितनी मैच्योरिटीज़ डेट थी वो उन्हें पता था कि वो हमारे वक्त में नहीं आनी, और ये भी कि अगले वक्त में हमने आना नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज इन्फ्लेशन रेट जो है उनके ज़माने में 3 समथिंग था, आज जो है वो 9% है, 9.4 है। इसके जिम्मेदार ये हैं या ये भी हम पीछे वालों पे डाल देंगे? देखिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो लेगेसी होती है इसका पता उस ज़माने में आपको इसलिए कम लगता है कि आप एक रूटीन ये रखते हैं कि जी हमने हर चीज़ जो है मसनूई रखनी है। अब जब आप हर चीज़ मसनूई रखने की कोशिश करते हैं तो वक्ती तौर पे तो आप लोगों को एक खुशनुमा तस्वीर दिखा लेते हैं। अब ये हुकूमत खुशनुमा तस्वीर दिखाने के काबिल भी नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा कि डार साहब को हर वक्त जो IMF वाले थे वो हर वेवर देने को तैयार होते थे। इसकी कोई वजह होगी ना, क्योंकि उस ज़माने में जब आप अमेरिका बहादुर के सामने ताबेदारी की पूरी शर्त रखते थे तो वो फिर IMF को भी इशारा कर देती थी कि ये जो उल्टे काम भी कर रहे हैं मईशत में, जो इसको स्पेयर कर रहे हैं। आपका मतलब है कि उस वक्त अमेरिका जो था उस हुकूमत को हर तरह की वो ये कर रहा था, इनको नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ आपने अभी तक ताबेदारी का ऐलान नहीं फरमाया है। अच्छा, इन्होंने अभी ताबेदारी का ऐलान अफगानिस्तान में कर तो रहे हैं दुरानी साहब। देखिए, वो तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मगर जिस तरह की ताबेदारी वो चाहते थे वो कैसी करते थे और जो ये नहीं कर। देखिए, वो उनका बिल्कुल क्लियर था कि आपका जो भी यहाँ एजेंडा है, हम हर शक्ल में ये इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ना चले, आपके लिए हमारी मार्केट खुली रहे। सारे का सारा जो जोर था इंपोर्ट के ऊपर था, एक्सपोर्ट्स को जानबूझ के तबाह किया गया। आपने बताइए कि डार साहब ने अपने ज़माने में कौन सी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स में तरक्की की? आप तो 35 बिलियन से कम होते होते 20 तक आ गए। अभी भी तो कुछ नहीं हुआ जी। देखिए, अभी भी वो कहते हैं इतनी डिवेल्यूएशन के बाद बड़ा तो नहीं है। जी देखिए, यहाँ मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप एमरजेंसी मोड में हैं, आपको ICU में एक चीज़ मिली है, एक आपके पास पूरे 5 साल का वक्फा था जिसमें आपने जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म करनी थी नहीं की, जो आपने मईशत में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी नहीं की, जो आपने टैक्सों के निज़ाम को दुरुस्त करना था नहीं किया, आपने जो इंपोर्ट्स गैर ज़रूरी थी उन पर पाबंदी लगानी थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग थी आपने रोकनी थी,
जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा अंडर इन्वॉइसिंग थी, उसमें आप मुझे बताइए एक किसी शोबे में उन्होंने काम किया था? लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि मिफ्ताह साहब के आखिरी दौर में उन्होंने प्रॉपर्टी पे और गाड़ियों पे नॉन फाइलर्स की पाबंदी लगा दी कि जी जो टैक्स नहीं देता वो गाड़ी भी नहीं ले सकता, प्लॉट भी नहीं ले सकता। अच्छा, वो पाबंदी अभी भी है जी? किसी हद तक गाड़ी के पे तो छोड़ दी है उन्होंने, मगर लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है लाखों लोगों की रोजगार और जो बाहर पाकिस्तान से रहते थे उनके लिए जो वाहिद जरिया उनकी आमदन को प्रोटेक्ट करने का था वो आपने बंद कर दिया। तो क्या इस हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है कि वो उस गलती को ठीक नहीं कर सकती? देखिए दुरानी साहब, मसला ये है कि वो ये 5 साल तो उन्हें ये ख्याल ना आया कि हम नॉन फाइलर को प्रॉपर्टियां लेने से बंद कर दें। अच्छा। आपने जो था आखिरी जो बिल्कुल अप्रैल के वाले बजट में आकर आप जरा सोचिए, जब उन्हें ये पता था कि हम नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने ये क्यों पाबंदी लगाई? नहीं तो उसके बाद वो जादू करके चल गए, ये नहीं ठीक कर सकते। करता हूँ ना, जो गलती का एहसास उन्हें फौरी हुआ इस हुकूमत को, इसकी सबसे बड़ा मसला ये है कि गलती का एहसास होने के बावजूद भी ये करेक्शन की तरफ जाने की बजाय एक दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने 4 तकरीरें की असम्बली में कि जी चोरों के साथ मिल गए, जी चोरों के साथ मिल गए, जी हमने बहुत ज़बरदस्त पाबंदी लगाई थी। भाई वो लोग टैक्स दे रहे थे एज ए नॉन फाइलर, जब वो कोई चीज़ खरीदते थे रडार पे आ जाते थे, तो फिर आपकी क्या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस कदर नाकारा है कि वो उन लोगों से नोटिस दे के रिटर्न नहीं ले पाती? तो फिर आप बंद करें FBR को। तो ये देखें, ये जो बहुत बड़ी गलती है जो इन्होंने की है। मईशत अगर आपकी नहीं चलेगी, अगर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, मतलब ये है कि जो गलती इनके लिए वो तैयार करके गए थे, ये उस गलती को हार बना के चले मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मेरे पास 2 और मौजूआत भी हैं, मैंने उस पर भी आना है दुरानी साहब आपके साथ। तो लिहाजा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब आपसे सादा 2-3 सवाल करने हैं। बिजली महंगी होने के ज़िम्मेदार भी पिछली हुकूमत को आप करार दे देंगे, क्योंकि आम आदमी ये बिजली का बिल दे नहीं पा रहा, चीखें निकल रही हैं और गर्मी आगे आ रही है। लोगों ने पंखे, गैस, हीटर, वो AC शेसी चलाने हैं, आम आदमी ने पंखे चलाने हैं, बिजली बिल कहते हैं ना आनी है ना बिल दिया जाना है। ये देखें, बिजली की चोरी ना रोकना और लोगों के ऊपर उसका बर्डन पास ऑन कर देना और एक ख़ास किस्म की इंडस्ट्री को कहना कि जी हम आपको फ्री देंगे, हम आपको बहुत सस्ती देंगे, ये फेवरेटिज़म से तो चीज़ें नहीं चलती हैं। उन्होंने कौन सी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हैं जिनको आपने सस्ती चीज़ें देने का वादा किया था? सो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो इस हुकूमत के ऊपर बहुत ठीक है, सर्कुलर डेट था, सारी चीज़ें थी, मुश्किल हालात भी थे, मगर आप गरीब लोगों का उसके ऊपर बर्डन पास ऑन करने की बजाय ये भी तो कर सकते हैं, जिम्मेदार है ना जी। देखिए, आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं, जो सुपर डुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर कौन से टैक्सों में इजाफा फरमाया है, 2 फाइनेंस सप्लीमेंट्री, जिससे ये चीज़ें हम कंपनसेट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे हालात के अंदर आप गरीब तबकात को भी और उनको भी जिनके ऊपर इंडस्ट्री का दारोमदार है, आप सब्सिडीज भी देते हैं, मगर इन्होंने सब्सिडीज को गाली बना लिया। गैस तो हम खुद पैदा कर रहे हैं, ज़्यादातर गैस, LNG तो खैर बाद में आई, गैस भी जो है वो भी महंगी होती जा रही है, ऑलमोस्ट 180-85%। दुरानी साहब, आपने देखा होगा कि उन्होंने आते ही ये कहा कि जी टेक्सटाइल सेक्टर को हम अनइंटरप्टेड और सब्सिडाइज गैस देंगे और वो एक्सपोर्ट में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने सस्ती गैस भी ले ली और एक्सपोर्ट भी नहीं हमारी बढ़ी, जबकि हमने डॉलर को भी बहुत जो है बढ़ाया। दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं उसका बिल्कुल रिवर्स सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस का निज़ाम है वो आप उसका बर्डन शिफ्ट करें अमीर लोगों की तरफ और उसकी जो आपके पैसा है उससे आप इन चीज़ों को सब्सिडाइज करके। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत तब्दीली के नाम पे आई है, जो गरीब की ख्वाहिश के नतीजे में आई है, क्या वो भी नहीं कर सकेगी कि अमीर पे लगा दे और गरीब से ना लगाए? सर, आप खुद देख लीजिए कि जो तकारीरें आप सुना करते थे असद उमर साहब की कि जी टैक्सों का बोझ गरीबों पे ज़्यादा है, मैं आऊँगा तो मैं पेट्रोल में ये कम कर दूंगा, मैं गैस, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें सस्ती, बिल्कुल उसका रिवर्स कर रहे हैं। अब कोई तो ऐसा है वहाँ बैठा हुआ कैबिनेट में आदमी, हमें नहीं पता कौन है। अब आप देख लीजिए कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को अपने एडवाइज़र बनाते हैं, आप उन लोगों को अपने एडवाइज़र बनाते हैं जिनको कभी किसी किस्म का किसी
गरीब के से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं होता, बल्कि वो एंटी, आपने देखा होगा वर्कर्स उनकी पॉलिसीज रही हैं सारी, उनकी दौलत के पीछे क्या चीज़ें हैं जाहिर है। वो कहते हैं टू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को लाओ। क्या वो ऐसा कभी नहीं कर सर। देखिए वो तो अगर आप एक बहुत बड़े एक्सप्लॉयटेटिव आदमी को आकर कहें कि तुम एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ, तो वो अपनी मर्जी की एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएगा कि आपकी मर्जी की? डॉक्टर साहब से एक सादा सवाल मैं और कर लूं। डॉक्टर साहब, पेट्रोल चले, बाहर से आया, बिजली, ये आम ज़रूरियात ज़िंदगी क्यों महंगी हो गई हैं? फल महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई, ये जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए ये क्यों महंगी हो गई? देखें जी, ये बिजनेसमैन कहते हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दी, यानी आपने मेरा तेल महंगा किया, आपने मेरी बिजली महंगी की, आपने मेरी ये जो मेरी इनपुट्स हैं वो महंगी की, मैं आगे बर्डन पास ऑन करूँगा। अब अगर 1 रुपये का इम्पैक्ट आता है वो 4 का कर देता है। हमारा ना कोई कंट्रोल है, ना वो कोई प्राइस कमेटियाँ काम करती हैं। इंतज़ामी तौर पर आप सबसे बड़े सूबे के अंदर देख लें कि कौन सी वो प्राइस कमेटियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो वो आप डबल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रहे हैं। एक तो हुकूमत बर्डन सारे का सारा गरीब लोगों पे पास ऑन करती है, और दूसरा जो एक्सप्लॉयटेटिव तबका है वो उसका फ़ायदा उठाते हुए 4 गुना ज़्यादा और महंगाई कर देता है। डॉक्टर साहब, क्या कभी इम्कान है कि हमारी कैबिनेट मीटिंग रूम में, मैं खुद भी रहा हूँ, मैं तो इकरार करता हूँ कि कैबिनेट रूम में कोई गरीब की पॉलिसी कभी बन सकेगी? मुझे तो नहीं लगता जो हालात है, क्योंकि इस हुकूमत से तो बहुत तवक्कात थी और इनके दावे भी बड़े बड़े थे कि जब हम आएंगे तो हम गरीब लोगों का खास ख्याल रखेंगे। मगर ये तो सारे लोग अब मुत्तफिक हैं कि चाहे टैक्स पॉलिसी हो, चाहे इनकी आप यूटिलिटीज़ की पॉलिसी हो, चाहे इनकी डॉलर के बारे में राय हो, ये सिर्फ और सिर्फ और अमीरों को अमीर बना रहे हैं और गरीबों को इनकी कोई परवाह नहीं। एक बात सर, ये मालदार को कम करने की जरूरत जी, उनको कोई कम करने की जरूरत नहीं। उनको एमनेस्टी भी मिलेंगी, उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ जरा एक मुद्दा साहब बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, आप यहाँ मौजूद हैं तो हम आप FATF है वो जिसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल लिस्ट में आ गया है, पाकिस्तान ग्रे ब्लैक लिस्ट में भेजना। अच्छा, अब मालदार लोग कहते हैं जी ये दहशतगर्दों की फंडिंग की वजह से आया। हमें जो इतलात हैं वो ये है कि मालदार लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हम वहां आए हुए हैं, हुकूमत चुप रहती है। सर हकीकत क्या है? जी देखिए, सबसे ज़्यादा आपके यहाँ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने चीज़ें निकाली हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही वो तबकात हैं जिन्होंने अपने फेक करेंसी अकाउंट्स खोले, उसके ज़रिए पैसा बाहर भेजा और हमें ये तासुर देने की कोशिश करें कि नहीं जी ये दहशतगर्दी, ये बिल्कुल भी दहशतगर्दी से मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तबकात ने जो हमारे लूट मार की है और फिर जो बैंकिंग सिस्टम को FATF का इशू जो है वो दहशतगर्दी का नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। मुझे ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। अगला पार्ट अब शाह महमूद और जहांगीर तरीन पर दुरानी साहब से करना है। हमने बहुत तेज साहब बहुत अंदर की बातें जाननी है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब, शाह महमूद और जहांगीर तरीन के दरमियान जो बयानबाजी हुई, जो वज़रा ने उसके बाद बयानबाजी की, सब ने अब सुन ली, बड़े तबसरे हो गए। एक बात का नहीं पता लगा, जो जहांगीर तरीन साहब के हक़ में बयान आए वज़रा के, वो उन्होंने वज़रा ने अपनी मर्ज़ी से दिए, इमरान खान साहब के इशारे पे दिए, जहांगीर तरीन साहब की दरख्वास्त पर दिए? देखें, इसमें एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें शाह महमूद साहब ने एक बयान नहीं दिया, 2 बयान दिए। एक बयान उन्होंने दिया कि जनाब जहांगीर तरीन का कैबिनेट मीटिंग में बुलाना जो है उससे एतराज़ात, कल हमने उस पर बात भी की। और दूसरा उन्होंने बयान दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, कि उसका जो ख़त्म करने का ऐलान के बारे में एक इंटरनल टेप निकली है, उसको भी उन्होंने, लेकिन आज वो आ गया है, फवाद चौधरी ने भी कह दिया। नहीं मेरे पास, तो वो ये 2 बयानात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये 2 बयानात आए हैं जो कि गवर्नमेंट और या हुकूमत की तरफ से ऐलानात को नफ़ी थी। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी हमने तहकीक की है वो ये है कि जो बयानात जहांगीर तरीन साहब के हक़ में आए वो तमाम बयानात उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे दिए गए, जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट पे दिए। उन्होंने कहा है सबको कि जी ये बयान दिए जाएं, और उन्होंने बयान दिए चूँकि उनका एक पार्टी में अपना हल्का असर और जब आप रिक्वेस्ट करें तो लोग दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं भी वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट हमें रिपोर्ट नहीं हुई।
अच्छा। लिहाजा आज जब कैबिनेट मीटिंग में सारा मामला गया, और कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब का इस तरह से जो है ये शाह महमूद साहब का बयान देना जो है वो कोई कहीं दूर से कोई इशारा है और अंदर कोई कन्फ्रंटेशन चलने जा रही है कि जी वो तो गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते और उन्होंने ये बयान दिया है। इसके बारे में हमने बहुत गहरी तहकीक की है, हमें इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो इसके पीछे नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो ये जो कुछ भी है ये एक बयान था और बयान के जवाब में दोनों के दरमियान ये पहली दफा बयानबाजी नहीं हुई, पहले इलेक्शनों से पहले भी होती रही है, ये बड़ी दफा हुई है, बड़ी दफा हुई और इस तरह से ये मतलब होती रहती है और पार्टियों में भी होती रहती है। अब वो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो ज्यादा अहमियत के हामिल हो गई है उनके, पहले भी इसी तरह रहा है और वो देखिए जी बात ये है कि जो ये तो इसका मतलब जहांगीर तरीन साहब ने उनके बयान को सीरियस लेते हुए काउंटर करने के लिए उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने मतलब मेरी पार्टी की उम्र जिसमें मैं अब 22 साल है, मेरी सियासत में 32 साल है, तो मेरा तजुर्बा तो ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं बातें कर रहा हूँ, बहरहाल जो बातें उन्होंने की हैं दैट मेक सेंस एज वेल, ठीक है ना। अब आप अगर कैबिनेट में बुला सकते हैं तो फिर अब फवाद साहब ये भी कह सकते हैं उन्हें कैबिनेट में शामिल भी कर सकते हैं जी। मतलब इस लिहाज से ये जो सारी बातें हैं थोड़ा सा कानून को समझ के और कानून के दायरे में पार्टियों को ऑपरेट करना चाहिए। नहीं भी करना तो और पार्टियां भी गड़बड़ करती रहती हैं, तो आप भी कर लें, आप भी कर लें। लेकिन मुझे एक और से बात पूछनी है आपसे, तो आप सियासतदान हैं, सियासी जमातों में भी रहे हैं, मतलब ये जो पार्टी लीडर कहते हैं कि अब बयानबाजी पर पाबंदी है, डिसिप्लिन, मतलब वो कहते हैं कंटोनमेंट और फौज वाला डिसिप्लिन लाता है, उनका अब कोई बयानबाजी नहीं होगी। ये डिसिप्लिन जमहूरी है, हम बाकी मुल्कों में देखते हैं, या ब्रेक्जिट पे इंग्लैंड में देखें क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको उधर अमेरिका में देखें, मैक्सिको की वॉल पे क्या हो रहा है, इसकी आपको हिस्ट्री बताऊं। देखें जब पीपल्स पार्टी बनी थी और भुट्टो साहब इस पार्टी को रन करते थे, हम छोटे छोटे थे और रोज जूत बाजार हो रही होती थी, रोज बयानबाजियां हो रही होती थी, कोई जनाब उसके अपने उस वक्त वो लॉ मिनिस्टर थे पीरजादा साहब, कहीं उनको लोगों ने मार दिया, कहीं कुछ ने कुछ कर दिया, मतलब एक हंगामा चलता रहता था और एक लेकिन जब बाद में वो खानदानी आमरीत में बदल गई पार्टी तो उसके बाद बीबी ने उस पे पाबंदियां लगा दी, और इसी तरह नून के अंदर तो मुकम्मल ही कब्रिस्तान होता है। मैं तो इस पे भी बारहा यहाँ ऑब्जेक्ट कर चुका हूं कि पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलती है असूली तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट को चलाया जाता है रूलिंग फैमिली के डिसिप्लिन या पार्टी की लीडरशिप के डिसिप्लिन के नाम पे उसको चलाया जाता है कि जी अंदर कोई लेसांस भी आहिस्ता, कि मतलब आप अवाम के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर सकते, आप आइन के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो बात कर सकते हैं। और 18वीं तरमीम में इस चीज को रीइंफोर्स किया गया कि जो पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान में ही है, देखें जी जहां भी है पाकिस्तान नहीं, आप जहां आमरीत है वहां ये है, क्या आप बोल नहीं सकते। बाकी तो दुनिया के अंदर अभी इंग्लैंड की आपने खुद मिसाल दी है, अमेरिका का हमें पता है, सेनेट का हमें पता है, पूरी दुनिया का हमें पता है कि उसके अंदर लोग खड़े होते हैं, वो अपनी बातें अपनी राय देते हैं और इख्तिलाफ बयान करते हैं, और आइन के मुताबिक मुल्क चलाना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। पार्टी में किसी बैठे हुए ननकंपूत या बहुत लायक आदमी की अहकामात के मुताबिक हिलना और बात करना और गुफ्तगू करना वो पार्टी के चले। इसका मतलब है दुरानी साहब भी इस हद तक मुत्तफिक है मेरे साथ कि ये पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जो इजहार राय पर पाबंदी लगाई जाती है, इख्तलाफ राय को बयान करने पर पाबंदी लगाई जाती है, ये भी आमरीत की एक निशानी है सियासी जमातों के अंदर। सियासी जमातों में आपको बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।